Hello everyone. So today we are going to have our last lecture of chapter 1. So we are on coordination. Okay, what is coordination? Coordination अगर आप देखो कभी आपने डांस परफॉर्मेंसेस देखी हो तो डांस परफॉर्मेंस में आप देखोगे कि अगर 10 पार्टिसिपेंट भी है जो एक डांस परफॉर्म कर रहे हैं तो वो 10 के 10 का हाथ का मूवमेंट अगर राइट अप हो रहा है तो बाकी 9 का एक अगर किसी एक का राइट अपवर्ड जा रहा है तो बाकी 9 का भी राइट ही अपवर्ड जाएगा। यहाँ तक के सेकेंड्स का भी फर्क नहीं होता उनके ऊपर नीचे जाने में। ठीक है, वो किस तरह से आता है? जब वो प्रैक्टिस करते हैं तब कुछ नंबर सेट किए जाते हैं, बीट सेट की जाती है और उनके जो मूव्स होते हैं उसका फॉर्मेशन उस बीट्स के अकॉर्डिंग जाता है और सब एक दूसरे की जगह संभालते हैं और बहुत कोऑर्डिनेटेड वे में एक दूसरे का काम संभालते हुए वो लोग एक प्रॉपर डांस प्रिपेयर करके रखते हैं। ठीक है, इस तरीके से जब ये बेसिकली एक मैनेजमेंट तरीके का चीज है कि आप मैनेजमेंट कर रहे हो आप उस चीज में, समझ में आया? इसी तरीके से जब हम मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, जब हम बिजनेस के अलग अलग एक्टिविटीज चला रहे होते हैं, प्लानिंग कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे होते हैं, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, तो ये सब चीजों का कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि दो चीज हो रही है और बाकी की तीन में गलतियां हो रही है, क्योंकि क्या होगा, ओवरलैप्स हो जाएगी एक्टिविटीज। समझ में आया? सबको एक साथ चलना पड़ेगा, कोऑर्डिनेटेड वे में चलना पड़ेगा। पहले प्लान अगर चलो ऐसा समझो कि स्टाफिंग तैयार है पूरा, कोई प्लान तैयार नहीं हुआ है, कोई काम तैयार नहीं हुआ है, कोई लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव डिसाइड नहीं हुआ है, कोई शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव डिसाइड नहीं हुआ है, तो क्या होगा, काम किस तरीके से होगा? समझ में आया? एक कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। एक तो ये हुआ कि काम ही नहीं होगा, दूसरा ओवरलैपिंग हो सकती है काम का। ओवरलैपिंग कैसे? कि किसी ने कुछ डिसाइड नहीं किया है तो हो सकता है कि एक ही काम 2 दफा हो रहा है या काम ही नहीं हो रहा। समझ में आया? तो ये होता है कोऑर्डिनेशन। Coordination is required at every stage of management. Coordination is necessary from planning to controlling. Coordination gives a sort of assurance for accomplishment of objective. No work remains incomplete or no work is duplicated. समझ में आया? कोई वर्क, कोई भी काम इनकम्प्लीट नहीं रहना चाहिए और ना ही कोई काम का डुप्लीकेशन होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ आप लोग को, बेस्ट एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन का ये रहता है कि जो वो एयरपोर्ट्स वगैरह पे जो फ्लाइट्स के टेक ऑफ होते हैं, तो आप देखो, आप समझो कि एक दिन में कितनी फ्लाइट्स आती होगी और वो सारी फ्लाइट्स के टाइमिंग्स में ऊपर नीचे, कभी कभार सपोज करो कि कोई टाइमिंग कोई फ्लाइट लेट हो गई है, कोई फ्लाइट जल्दी आ गई है, तो वो सारा कोऑर्डिनेशन किस तरीके से किया जाता है, कैसे टाइम सेट किया जाता है। समझ में आया? बिल्कुल उसी टाइम पे उस दौरान उस रूट पे वो दूसरा प्लेन नहीं आना चाहिए वरना क्रैश हो जाएगी ना फ्लाइट। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो क्रैश हो जाएगा फ्लाइट। समझ में आया? फिर दूसरा एग्जाम्पल अपने सेम ट्रेन्स का भी ले सकते हैं। समझ में आया? थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ, थोड़ा सा भी मिसकम्युनिकेशन हुआ, थोड़ा सा भी मिसमैनेजमेंट हुआ, एक्सीडेंट्स हो सकता है। समझ में आया? फिर हाँ, वेरी वेरी इजियर एग्जाम्पल कि अगर जैसे हमारे वहां पे क्या होता है, हमारे जो म्यूनिसिपालिटी होती है वो रोड्स बना देती है, रोड्स बनाने के बाद हमारे गैस लाइन वाले, हमारे पाइप लाइन वाले, वो लोग सब आके वो रोड्स को डिग कर देते हैं और वो रोड टूट जाते हैं, फिर वापस से 1 साल लग जाता है वो रोड को बनते बनते। तो यहाँ पर वो चीज कब हो रही है? जब कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर ये चीज डिसाइड कर ली जाए कि भाई तुमको खोदना है तो पहले तुम डिगिंग कर लो, अपना काम कंप्लीट कर लो और फिर हम रोड्स बनाते हैं, तो ये ओवरलैपिंग ऑफ वर्क होगा ही नहीं। समझ में आया? तो ये सारी चीजें होती है कोऑर्डिनेशन। टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन एंड हार्मनी अमंग द डिफरेंट फंक्शन कैरीड आउट बाय द डिफरेंट डिपार्टमेंट इन द बिजनेस यूनिट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। आप अलग अलग यूनिट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जब कुछ यूनिटी लेकर आते हो, जब कोई एक प्रॉपर फॉर्मेट क्रिएट करते हो तो वो हो जाता है कोऑर्डिनेशन। लेट्स ब्रेक द डेफिनेशन टू मेक इट इजियर एंड सिंपलर। Okay, so let's start. To bring coordination and harmony among the different functions carried out by different departments. Okay, to bring coordination and harmony. Coordination and harmony. पहला,
सबसे पहला काम क्या है, कोऑर्डिनेशन एंड हार्मनी। किसके बीच कोऑर्डिनेशन और हार्मनी लानी है, अलग अलग फंक्शंस, जो अब ये अलग अलग फंक्शंस कौन कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं, इन द कहाँ कर रहे हैं, इन द बिजनेस यूनिट, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। लेट्स स्टार्ट, वापस से लेते हैं। कोऑर्डिनेशन और हार्मनी बनानी है अलग अलग फंक्शंस के बीच में, जो अलग अलग डिपार्टमेंट करते हैं बिजनेस यूनिट में, उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ओके, आई रिपीट, जब हम लोग कोऑर्डिनेशन और हार्मनी मेंटेन करते हैं अलग अलग फंक्शन में, अलग अलग डिपार्टमेंट में, इन बिजनेस यूनिट, उससे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। Okay, now characteristics of coordination. Coordination is required for all activities right from planning to controlling. Therefore, management process is not possible without coordination. Coordination बहुत जरूरी है, planning से लेके controlling तक। Characteristics. Coordination is required for all activities right from planning to controlling. Means from the very first step to the very last step, we need coordination. Therefore, management process is not possible without coordination. Coordination is not, coordination is required at every level of management. When it is said in the very first characteristic, कि हर बार चाहिए वो, प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक हर दफा चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि हर स्टेप में उसकी जरूरत है। ठीक है। थर्ड, सक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेशन डिपेंड्स अपॉन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हाँ, कोऑर्डिनेशन कब पॉसिबल है, जब आप कम्युनिकेशन करो। अगर आप कम्युनिकेशन सही से नहीं कर पाओगे तो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन कब आता है, जब मिसकम्युनिकेशन होता है। ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट कोऑपरेशन। कोऑर्डिनेशन जो है वो कोऑपरेशन के बिना पॉसिबल नहीं है। कोऑर्डिनेशन आप तभी कर सकते हो जब सबकी सहमति है, जब सबकी हार्मनी है उस चीज में। Cooperation of employees engaged in different activities is necessary to maintain coordination. अलग अलग डिपार्टमेंट वाले, अगर हर डिपार्टमेंट इंडिविजुअली सोचेगा और वो सोचेगा मैं क्यों सेक्रीफाइस करूं, मैं क्यों करूं हर बार, ये क्यों नहीं कर सकता, अगर हम ये चीज सोच के चलेंगे तो कोऑर्डिनेशन कभी पॉसिबल नहीं। कोऑर्डिनेशन कब पॉसिबल है, अगर एक दफा तुम उसको चांस दे रहे हो तो दूसरी दफा वो पीछे हटकर तुम्हें चांस दे दे। ठीक है। या तो फिर आप किसी इंपॉर्टेंस के बेसिस पे नहीं चल रहे हो कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंस है और कौन सी चीज कम इंपॉर्टेंट है, इस बेसिस पे आप कोई काम कर रहे नहीं हो। ठीक है। कंपैरिजन नहीं कर रहे हो। ठीक है। among various activities of the organization, now optimum utilization of business resources possible due to coordination। जाहिर है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब बेस्ट पॉसिबल मैनर। बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूटिलाइजेशन कब होगा बिजनेस रिसोर्सेज का, जब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है। अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आप अपने रिसोर्सेज का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि काम ही ठीक से नहीं होगा, ओवरलैपिंग होगा, मिसकम्युनिकेशन होगा, काम होगा ही नहीं, तो उससे रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज अ पार्ट ऑफ एवरी एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट। हर मैनेजमेंट की एक्टिविटी में कोऑर्डिनेशन चाहिए। हमारा फर्स्ट स्टेप ये था, हमारा फर्स्ट पॉइंट ये था और हमारा लास्ट पॉइंट भी यही है। Therefore, coordination is considered as a soul of management. Students, not every time they'll ask you a straight question, and especially in BA. BA में हमेशा वो लोग सीधा क्वेश्चन नहीं थ्रो करेंगे आपको। आपको क्या पूछेंगे, explain students why coordination is considered as a soul of management. तो they are not asking you to write an essay on it कि भाई कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है सोल ऑफ मैनेजमेंट में। दे आर आस्किंग यू टू लिस्ट डाउन पॉइंट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। आई रिपीट, अगर आपका क्वेश्चन ये कहता है स्टूडेंट्स एक्सप्लेन द कोऑर्डिनेशन इज कंसीडर्ड एज अ सोल ऑफ मैनेजमेंट, तो वो आपको ऐसे लिखने के लिए नहीं बोल रहे कि आपको कोऑर्डिनेशन से क्या समझ में आया और कोऑर्डिनेशन क्या है, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कोई भी आपसे। आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि आप कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट्स लिस्ट डाउन करोगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिस्ट करनी है। और हम लोग का क्या रूल है, पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद डेफिनेशन, डेफिनेशन लिखने के बाद वो डेफिनेशन को दो तीन वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे। दो तीन वर्ड्स का मतलब एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि तुम दो तीन वर्ड लिखो, ठीक है, मतलब शॉर्ट में आप उसको एक्सप्लेन करोगे। वो एक्सप्लेन करने के बाद आप एक डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन, एक डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन मतलब किस तरीके से, जैसे ये 6 पॉइंट है तो सबसे पहले इसका वन वर्ड बनेगा, जैसे कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल, तो फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे फ्रॉम प्लानिंग टू कंट्रोलिंग, फिर एट एवरी लेवल, फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, नीड्स कोऑपरेशन,
फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, इस तरीके के एक एक वर्ड का एक मतलब जैसा पहला पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, आप ऐसे याद रख सकते हो उस चीजों को। तो वो वर्ड्स का इस तरीके से आप एक डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन बना दो। वो डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन बनाने के बाद आप लिखोगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन आर एज फॉलोज। आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे और फिर लास्ट में बोल्ड करके दो कॉमास के बीच में लिखोगे देयरफॉर कोऑर्डिनेशन इज कंसीडर्ड एज ए सोल ऑफ मैनेजमेंट। आपको जब 4 मार्क का आंसर 3 मार्क का आंसर थ्रो किया जाता है तो दे आर एक्सपेक्टिंग दिस आंसर फ्रॉम यू। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, प्लानिंग से कंट्रोलिंग तक चाहिए। अब अगर प्लानिंग से कंट्रोलिंग तक वो चल रहा है मतलब जाहिर सी बात है कि हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे वो काम करेगा। ये कब काम कर सकता है, जब कम्युनिकेशन बेटर हो। अगर कम्युनिकेशन बेटर नहीं है तो ये भी काम करेगा नहीं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन जो है वो कोऑपरेशन के बिना नहीं। आप कम्युनिकेशन कर रहे हो और उसमें कम्युनिकेशन करते करते झगड़ने लग जाए, नहीं चलेगा, कोऑपरेशन चाहिए। ठीक है, अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ बिजनेस रिसोर्स, अगर ये सब कुछ हुआ तो हमारे रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन होगा। और कोऑर्डिनेशन जो है वो मैनेजमेंट का एक्टिविटी है, इसीलिए उसे सोल ऑफ मैनेजमेंट माना जाता है। Okay, now importance of coordination. Coordination makes management function like planning, organizing, directing, controlling effective. ठीक है, coordination makes possible all the business activities in the easier manner. जितनी भी business activities है उसे आसान करने के लिए coordination जरूरी है। जब आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग है तो चीजें आसान हो जाती है। झगड़े कब होते हैं, जब आपके बीच में लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, आप समझ नहीं पा रहे हो एक दूसरे को। समझ में आया, जैसे टीचर और स्टूडेंट्स का रिलेशनशिप देख लो। मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत मेहनत करती हूँ और मैं अपना बेस्ट देती हूँ। स्टूडेंट्स को लगता है कि क्या करती है, बस हमेशा निवरी, कुछ करते ही नहीं है मैम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को वो एफर्ट्स नजर ही नहीं आते। ठीक है, स्टूडेंट्स ऑलवेज से कि मैम क्या करते हैं पूरा दिन, कुछ नहीं करते, बस एक वीडियो डाल दिया खत्म, ये खत्म हो जाती है ना। आप लोग के लिए तो उतनी सी बात है। समझ में आया। तो वो जो कम्युनिकेशन, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम है। पर अगर आप ऐसा सोचने लग जाओ कि भाई हमारी टीचर इतनी मेहनत कर रही है, इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं, वो वीडियोस बना रही है, अपलोड कर रहे हैं टाइम पर, कभी कभार टाइम पर नहीं भी हो पाता क्योंकि बहुत ज्यादा अपलोडिंग में टाइम लेता है, कभी कभार नेटवर्क टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं। तो लेकिन फिर भी आप तक पहुंचाने के लिए हम बेस्ट ट्राई करते हैं। तो अगर ये सोचकर अगर आप खुद ऐसे बोलो कि नहीं, अगर वो इतना एफर्ट्स डाल रहे हैं हमारे लिए तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम मेहनत करें, तो कोऑपरेशन कहलाएगा। तो हमारी एक्टिविटी, हमारा जो गोल है कि आपका रिजल्ट बेटर आए, वो चीज तब पॉसिबल है। समझ में आए, इसीलिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है, इसीलिए वो काम आसान बना देता है। ठीक है, पर इसमें क्या होगा कि अगर हम दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाएंगे तो काम पॉसिबल नहीं है, तो गोल अचीव होना पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है। कोऑर्डिनेशन डज नॉट लीव वर्क इनकम्प्लीट एंड नो पॉसिबिलिटी ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। कोऑर्डिनेशन है तो आपका काम इनकम्प्लीट होने का सवाल ही नहीं उठता, काम खत्म होगा तभी दूसरी एक्टिविटी शुरू होगी। समझ में आया। दूसरा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क तो है ही नहीं, पहले से ही सारी बात हो गई है कौन क्या करेगा। जब कौन क्या करेगा ये बात ऑलरेडी क्लियर हो गई है, तो अब देखो, अगर मैंने जहीन से कहा है कि जहीन इकोनॉमिक्स के लिए एक रेफरेंस बुक है जो तुम्हें लेकर आनी है, और बीए के लिए रेफरेंस बुक है जो आयशा लेकर आने वाली, तो जहीन और आयशा दोनों इकोनॉमिक्स है, दोनों बीए तो नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने काम ऑलरेडी बांट दिया कि जहीन इकोनॉमिक्स लाएगी और आयशा बीए लेकर आएगी। तो आयशा को बीए की ही लानी पड़ेगी और जहीन को इकोनॉमिक्स की ही लानी पड़ेगी। पर अगर मैंने ये कह दिया कि दोनों इकोनॉमिक्स और बीए की रेफरेंस बुक ले आना, और फिर आयशा और जहीन ने भी कम्युनिकेशन नहीं किया, तो हो सकता है कि या तो दोनों बीए ले आए या तो दोनों इकोनॉमिक्स ले आए। समझ में आया। तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कब हो रहा है, जब कम्युनिकेशन सही से नहीं है, जब आपने एक्टिविटी सही से बांटी नहीं है तब। फोर्थ पॉइंट, कोऑर्डिनेशन मेंटेन्स हार्मनी अमंग वेरियस डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट में हार्मनी मेंटेन की जाती है। फिफ्थ पॉइंट, कोऑर्डिनेशन enables to maintain balance between order, time of business activity performed by various department। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है, टाइम ऑफ बिजनेस एक्टिविटी जो अलग अलग डिपार्टमेंट में होता है उसके मुताबिक। ठीक है, एक बैलेंस होता है ना कि भाई कोई भी जगह पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया, किसी चीज को आपने बहुत लिस्ट इंपॉर्टेंस दे दिया। जैसे अगर आपका रिजल्ट आप देखो, आपका जब रिजल्ट होता है, आपका जब रिजल्ट का इवैल्यूएशन होता है, तो रिजल्ट के इवैल्यूएशन में आपके सारे सब्जेक्ट्स कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। पर आप अगर सपोज करो कि वही किसी दो सब्जेक्ट को पकड़ के चलो और वही दो सब्जेक्ट के पीछे मेहनत की आपने, और वो दो सब्जेक्ट में समझो ऐसी मेहनत की कि वो सब्जेक्ट में तुम टॉप कर रहे हो, पर बाकी सब्जेक्ट को आप देखना ही भूल गए, बाकी सब्जेक्ट को हो सकता है कि आपके नजरिए में उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पर वो सब्जेक्ट जिनका आपके नजरिए में कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, वो आपका सीधा रिजल्ट डाउन लेकर जाएगा। समझ में आया? इसी तरीके से बिजनेस में भी हर एक्टिविटी इंपॉर्टेंट होती है, चाहे उसका कितना ही बारीक काम क्यों ना हो, चाहे कितना ही छोटा सा काम क्यों ना हो, एवरी एक्टिविटी हैज इट्स इंपॉर्टेंस इन इट। ओके, कोऑर्डिनेशन लीड्स टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव। आप ये करते क्यों हो भाई? कोऑर्डिनेशन क्यों किया जा रहा है? कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों हो रही है? आपने पहले से कोई ऑब्जेक्टिव डिसाइड करके रखा होगा, उसीलिए आप ये मेहनत कर रहे हो। तो अगर सफलता से कोऑर्डिनेशन हुआ है तो प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव भी आपको अचीव होगा। समझ में आया? ये थे हमारे इम्पोर्टेंस। देखो, आपके अगर आपको ऐसा लगे कि भाई हमें तो धीरे धीरे समझना है, धीरे धीरे जाना है, तो आपके यूट्यूब पे साइट पे सेटिंग्स में स्पीड कंट्रोल करने का भी आता है, ठीक है। तो आप वहां से स्पीड स्लो कर देना, तो वो अपने आप स्पीड कम हो जाएगी और आप एकदम, ये जो मेरा वॉइस जो आपको अभी नॉर्मल स्पीड में, मतलब जो नॉर्मल आपको आवाज आ रही है, जो नॉर्मल पेस के साथ जो मैं जा रही हूँ, उसकी जगह वो थोड़ा और स्लो हो जाएगा, तो आप आराम से भी इसे समझ सकते हो। समझ में आया? तो हमने कोऑर्डिनेशन क्या होता है ये जान लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है ये समझ लिया, इंपॉर्टेंस क्या होता है ये समझ लिया। अब हम जाते हैं फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फंक्शनल एरिया कौन से है? मैनेजमेंट काम कहाँ करता है? मैनेजमेंट ये है, मैनेजमेंट वो है, मैनेजमेंट ऐसा है, मैनेजमेंट वैसा है, मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, मैनेजमेंट के बिना तो बिजनेस ही पॉसिबल नहीं है। ये सारी बात हमने जानी, पर मैनेजमेंट को लगा कहाँ रहे हो? कौन सी जगह मैनेजमेंट की जरूरत आ रही है, वो ये बताएगा, ठीक है। सबसे पहला है मार्केटिंग मैनेजमेंट, फिर आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फिर आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और प्रोडक्शन मैनेजमेंट। और believe me students, all this department are of utmost important। इसमें से कोई डिपार्टमेंट ये नहीं है कि भाई ठीक है चलो इसका काम फिर भी आसान है, हमारा काम ज्यादा मुश्किल। Every department has its own importance in it. Okay. The information regarding the quantity of goods are to be produced depends upon the demand of goods. अच्छा देखो, अगर इम्पोर्टेंस की बात चलिए तो आई एक्सप्लेन यू विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल। अगर हम घर में समझो कि 4 या 5 भाई बहन हैं, घर में समझो कि 4 या 5, 3 या 4 या 5 भाई बहन हो, तो अगर माँ बाप ये सोचने लगे कि भाई बड़े वाला ज्यादा इम्पोर्टेंट है या बीच वाला ज्यादा इम्पोर्टेंट है या आखिर वाला ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो क्या होगा? जो इम्पोर्टेंट है वो शायद बहुत बढ़ जाएगा और जो इम्पोर्टेंट नहीं है शायद वो कहीं ना कहीं छूट जाएगा। समझ में आया? मतलब ये तो नहीं होता ना कि भाई जो सबसे पहली औलाद है तो उसको सबसे ज्यादा प्यार दो और जो सबसे आखिरी औलाद है उसको सबसे ज्यादा प्यार दो, बीच वाली औलाद का कोई, भाई वो तो कसूरवार है, वो बीच में है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। या तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि जो बड़े वाला है उसकी कोई, उसकी कोई अहमियत नहीं है और जो सबसे छोटा है उसकी बहुत अहमियत है। समझ में आया? तो ये सारी चीजें कब, तो उसकी वजह से क्या होगा कि डेवलपमेंट रुक जाएगा किसी एक बच्चे का। इस तरीके से अगर बिजनेस है तो ये सारे बिजनेस के बच्चे हैं। मार्केटिंग ले लो, ह्यूमन रिसोर्स ले लो, फाइनेंस ले लो, प्रोडक्शन ले लो। अगर किसी एक बच्चे को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया तो बाकी 3 बच्चे या बाकी 2 बच्चों को परेशानी होगी और उसकी वजह से पूरा फैमिली लॉस करेगा, मतलब पूरा बिजनेस लॉस करेगा। समझ में आया? तो एवरी एवरी सेक्टर, एवरी डिपार्टमेंट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, आपका फेवरेटिज्म होना अलग बात है। जैसे मुझे ह्यूमन रिसोर्स से ज्यादा लगाव है क्योंकि मेरा सब्जेक्ट वो है, ठीक है। किसी को मार्केटिंग पसंद है उसको मार्केटिंग से लगा होगा, और किसी को फाइनेंस पसंद है तो उसको फाइनेंस से पसंद, उसको फाइनेंस से लगा होगा। अगर आप फरीद सर से पूछो तो फरीद सर, अरे फाइनेंस ही सब कुछ है। समझ में आया? तो वो उनको उससे लगाव इसलिए क्योंकि वो उनका सब्जेक्ट है।
पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि बाकी सारी चीजें नहीं होगी तो भी चल जाएगा, नहीं, जरूरी तो हर चीज है। The information regarding the quantity of goods are to be produced depends upon the demand of goods. कितने goods बनने वाले हैं, ये information जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपके goods की डिमांड पे। सपोज करो कि आपने डिमांड से बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर लिया है तो स्टॉक हो जाएगा, और अगर डिमांड से कम प्रोड्यूस कर लिया है, मतलब जितना डिमांड है उससे कम प्रोड्यूस किया है, तो फिर ये तो स्कैर्सिटी क्रिएट कर देगा। समझ में आया? तो ये वो चीज है कि भाई किसी भी चीज का प्रोडक्शन उसको कितना प्रोड्यूस करना है वो डिटरमाइन होता है उसके डिमांड से। फिर द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट डिमांड। अच्छा, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या कर रहा है? मार्केटिंग मैनेजमेंट ये कर रहा है कि भाई जाके डिमांड देख रहा है कि मेरी डिमांड कितनी है, मेरी डिमांड कितनी है ये जानना तो जरूरी है, तो वो काम मार्केटिंग का है। The function of financial management is to arrange the finance and other related matters to produce the goods as per the demand. हमें डिमांड पता चल गई पर ये नहीं पता कि कितना पैसा लगेगा तो नहीं चलेगा। तो अब बारी आती है फाइनेंस वाले की, वो डिसाइड करेगा कि भाई कितना कितना पैसा कहाँ पे कैसे लगाना है। ठीक है, ये हो गया। अब related matter to produce goods as per the demand, whereas making arrangement of human resource in order to perform। हमारे पास पैसा है, हमारे पास गुड्स है, हमारे पास डिमांड के बारे में सब कुछ पता है, पर हमें ये सब काम को कैरी आउट करने वाला कोई नहीं है। ये तो सिर्फ हम लोग ने प्लानिंग करके रख दिया, अब इसको कैसे कैरी करना है, कौन कैरी करेगा, उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। तो अब उसका अब यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है। In order to perform all this function is the function of human resource management। समझ में आया? ओके, वापस से लेती हूँ। हमारे गुड की डिमांड जाननी है तो वो काम मार्केटिंग मैनेजमेंट करेगा, मार्केटिंग वाले करेंगे। ठीक है, उसके लिए फिनेंस अरेंज करना है, फिनेंस डिपार्टमेंट करेगा। अब सारा काम कौन करेगा? ह्यूमन रिसोर्स करेंगे। तो वो सारा काम के लिए ह्यूमंस चाहिए, तो ह्यूमन रिसोर्स का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, उन्हें खुश रखना पड़ेगा, उन्हें मोटिवेट रखना पड़ेगा। समझ में आया? हाथ पे रखना पड़ता है ना उसको। समझ में आया? अब marketing management। Marketing management, in a broad sense, marketing management is the activity of providing goods or services from producer to customer। प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में कोई लिंक है ना, तो वो मार्केटिंग है। प्रोड्यूसर से लेकर गुड्स कस्टमर तक पहुंचाना और कस्टमर को ये विश्वास दिलाना कि भाई हमारा गुड सबसे बेस्ट है, ये काम है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। मार्केटिंग मैनेजमेंट इंक्लूड्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद द मनी एज वेल एज मार्केट रिसर्च। मार्केटिंग मैनेजमेंट एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद मनी, मतलब गुड्स मनी के साथ, तो मतलब हम लोग गुड्स एक्सचेंज कर ही रहे कि भाई उनके थ्रू हमें गुड्स मिल रहा है, पर वो मार्केट रिसर्च भी करता है। मार्केट रिसर्च इन द सेंस वो देखता है कि कौन से ग्रुप जो है वो हमारा प्रोडक्ट ज्यादा खरीदता है, कौन सा ग्रुप है जो हमारे प्रोडक्ट से डिससेटिस्फाइड है, कौन सी कमियां हैं, कौन सी स्ट्रेंथ्स है, ये सारी चीजें, ये सारा रिसर्च जो है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड, किस तरीके से हर इंसान तक पहुंचाना है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। सेल्स प्रमोशन, जाहिर सी बात है आपके प्रोडक्ट को प्रमोट तो करना पड़ेगा, तो वो मार्केटिंग मैनेजमेंट। उसको स्टोर करके रखना, मार्केटिंग मैनेजमेंट। स्टोर कर लिया, समझो आग लग गई, फिर इंश्योरेंस करवा लो। समझ में आया? मतलब गुड्स पहुंचाओ, कौन सी एक्टिविटीज है, सारी एक्टिविटीज याद रखेंगे, कोई नहीं भूलने वाला। कैसे शुरू करेंगे? गुड्स कस्टमर तक पहुंचाओ, गुड्स कस्टमर तक पहुंचे, अब कस्टमर का लिए कौन सा कस्टमर क्या पसंद करता है वो जानो, तो मार्केट रिसर्च करो। मार्केट रिसर्च करने के बाद कस्टमर तक पहुंचा कैसे रहो, तो भाई कोई डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड है। कस्टमर खरीदेगा कब? जब सेल्स प्रमोशन हो रहा है। अब जो गुड्स बना रहे हो उसको स्टोर करके तो रखना पड़ेगा, तो स्टोरेज है ना, और स्टोर में सपोज कर लो आग लग गई तो इंश्योरेंस है। समझ में? तो मार्केटिंग रिसर्च, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड, सेल्स प्रमोशन, स्टोरेज एंड इंश्योरेंस, all these things are necessary। Marketing management is such a process which decides necessity of customer। कस्टमर की जरूरत पहचानता है। It is converted into goods or services and then these goods or services are finally made available to customer and consumer or user। I repeat,
ये एक ऐसा मार्केटिंग मैनेजमेंट इज सच ए प्रोसेस विच डिसाइड्स द नेसेसिटी ऑफ कस्टमर। कस्टमर की जरूरत पहचानने वाला मार्केटिंग मैनेजमेंट, मतलब कस्टमर का दोस्त कौन हुआ? मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है। लेकिन कस्टमर से भी ज्यादा वो प्रोड्यूसर का दोस्त है, क्योंकि प्रोड्यूसर को खबर लाके तो ये दे रहा है कि भाई तेरे कस्टमर को चाहिए क्या, ठीक है। इट इज कन्वर्टेड इनटू गुड्स और सर्विसेज एंड देन दिस गुड्स और सर्विसेज आर फाइनली मेड अवेलेबल टू द कस्टमर। तुमने नीड्स पहचान ली, पर तुमने अपने प्रोड्यूसर को नहीं बताया। मैं क्यों बताऊं? मुझे पूछो तो मैं बताऊंगा। ऐसा करेगा तो चलेगा? नहीं, उसका काम है, उसको प्रोड्यूसर को बताना पड़ेगा कि आपके कस्टमर को क्या चाहिए, ठीक है। अगर उसने उसके कस्टमर को बता दिया, अब सॉरी उसके प्रोड्यूसर को बता दिया, अब प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी है कि बिल्कुल उस मुताबिक प्रोडक्ट बनाकर प्रोवाइड किया जाए। Thus, it can satisfy the need of particular customer or a group of such people. It gives importance to optimum utilization of resources and profitability of the organization. Marketing management aims at creating demand of goods or services. The main element are goods or services, physical distribution policy. अच्छा, इसका main element क्या है? Goods or services, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, मतलब बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी, किस तरीके का प्राइस, क्योंकि ये मार्केटिंग रिसर्च में आ जाता है। इंक्रीजिंग सेल, मार्केटिंग रिसर्च में। पैकेजिंग, सेल्स प्रमोशन में आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो चीज से हम नहीं खरीदते, उसके पैकेजिंग से खरीदते हैं, क्योंकि आखिर हम इंसान, और इंसान जो है वो फिजिकल अपीयरेंस से ही, हम बहुत मटेरियलिस्टिक है। वी ह्यूमंस आर वेरी मटेरियलिस्टिक। आई गेस ह्यूमंस आर द मोस्ट मटेरियलिस्टिक क्रिएचर ऑन द अर्थ। और हम लोग को तो सब कुछ फिजिकली अट्रैक्टिव चाहिए, तभी हम वो चीज खरीदते हैं। अगर कोई चीज इतनी अच्छी दिखने में नहीं होगी, अगर इतनी अट्रैक्टिव नहीं होगी, तो मुझे नहीं लगता आप में से कुछ लोग उसको जाकर देखना भी पसंद करें। इनफैक्ट शायद ऐसे समझो कि हमारा पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके का है, हमारी आंखें भी वहीं जाके रुकती है जो काफी अट्रैक्टिव होती है चीज, वरना कितनी चीजें तो हम नजरअंदाज कर देते हैं। समझ में आया? शायद हमारी आंखें उन चीजों को पढ़ती नहीं है। कितनी बार ये होता है ना कि जैसे अगर मैंने सेंटेंस दे दिया है, कोई सेंटेंस दे दिया है, और सपोज करो कि वो सेंटेंस में वो एक चीज मिसिंग है, या वो चीज का जिक्र है, पर आप वो चीज पढ़ ही नहीं रहे हो, या तो आप वो चीज पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट और आपकी आंखें ऑलरेडी सेट हो गई है उस चीज को, और आप वही एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आपको वही नजर आएगा या तो आपको वही नजर नहीं आएगा। समझ में आया? इसीलिए पैकेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैकेजिंग जरूरी है, तभी कस्टमर चीज खरीदेगा आपका। अगर पैकेजिंग अच्छी नहीं है तो वो चीज खरीदी नहीं जाएगी। इज इट फाइन? ओके, अब इसका फंक्शन देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स। फंक्शंस, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट को और प्रोडक्ट मिक्स पहले मैं बता देती हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। पहला फंक्शन है प्रोडक्ट, सेकेंड प्राइस, फिर डिस्ट्रीब्यूट करो, प्रमोट करो। इसको कैसे याद रखोगे सीक्वेंस में? पहले प्रोडक्ट बनाया जाएगा, प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड की जाएगी, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और उसको बेचने के लिए प्रमोट किया जाएगा। समझ में आया? प्रोडक्ट बनाओ, प्राइस डिसाइड करो, डिस्ट्रीब्यूट करो और उसको बेचने के लिए प्रमोट करो। अब सबसे पहला प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट जो है, सबसे पहला आपको ये डिसाइड करना पड़ता है, एक डिसीजन लेना पड़ता है उसके डेवलपमेंट का। या तो नया प्रोडक्ट है या तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, दोनों ही बहुत जरूरी होता है कि अगर नया प्रोडक्ट है तो आप नया प्रोडक्ट में क्या नया लेकर आओ, और अगर एग्जिस्टिंग है तो पुराने में ऐसा क्या नहीं था जो आपको नए में लेकर आना है, ठीक है। उसका अपीयरेंस, वो कैसा दिखता है, उसका कलर, उसका साइज, शेप, वेट, प्रिंट, पैकेज, वारंटी ऑफ वर्क, आफ्टर सेल सर्विसेज, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, ये सारी चीजें देखी जाती है। अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि भाई साबुन ले लो, तो लक्स के साबुन को जिस तरीके का शेप और साइज और कलर दिया हुआ है, जिस तरीके से हमें ऐसा लगता है कि उसके ऊपर सही में रोज के पेटल्स है, तो वो जिस तरीके का डिजाइन उसका बनाया गया है, वो क्यों बनाया गया है? ताकि उसको थोड़ा अलग लुक दिया जाए। समझ में आया? तो वो एक अलग लुक देना, वरना साबुन तो साबुन होता है ना, किसी भी तरीके का, किसी भी साइज का, किसी भी शेप का दे दो, काम तो वो एक ही करने वाला है। समझ में आया? पर उसको एक अलग लुक दिया जाता है उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। फिर ये अगर मैं साबुन का एग्जांपल लेकर ही चल रही हूँ, तो अगर मैंने एक बार साबुन खरीदा और मुझे अच्छा लगा तो मैं दूसरी बार खरीदूंगी, अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं पलट के उसको दूसरी बार खरीदूंगी नहीं। तो वो आफ्टर सेल सर्विस वाली चीज हो जाती है। कुछ चीजें अगर आप देख लो कि एसी
अगर आपने एसी ली, अगर एसी में भी आजकल तो एकदम स्लिंग मैन ऐसे एसी, अगर पहले इतने बड़े बड़े एसी हुआ करते थे, पहले विंडो एसी हुआ करते थे जो बहुत बड़े बड़े होते थे, आजकल छोटे छोटे एसी हो गए हैं। वो एसी हम हमारे घर में लगा देते हैं और काफी फर्निश लुक देता है वो, काफी अलग अलग तरीके के साइज कलर्स वगैरह अवेलेबल हो गए हमें। ठीक है, अब उसके बाद सपोज करें कि भाई मेरा एसी की सही टाइम टू टाइम सर्विसेज नहीं आ रही, या मेरी एसी बार बार बीमार हो रहा है, बीमार इन द सेंस खराब हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होगी, तो फिर प्रोड्यूसर जो है, मतलब जो प्रोड्यूसर है, उसे ये चीजें कैसे पता चलेगी? मार्केटिंग डिपार्टमेंट से पता चलेगी, जब कंज्यूमर उसके रिगार्डिंग कंप्लेन करेगा। कंज्यूमर कंप्लेन करेगा ही, अगर सही से सर्विस नहीं होगी, सही से काम नहीं करेगा, सही से कूलिंग नहीं देगा, तो आप तो एज ए कंज्यूमर उसको कंप्लेन करोगे। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है वो आफ्टर सेल सर्विस में आती है। और अगर सपोज करें कि अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप उस कंपनी का दूसरा एसी नहीं खरीदोगे, क्योंकि चलो एसी का लुक बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, पर कंपनी की सर्विस अच्छी नहीं है, तो आप वो चीज नहीं खरीदोगे। तो वो आती है आफ्टर सेल सर्विस में। फिर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, आजकल के जमाने में हमें हर चीज में वैरायटी चाहिए। हम कहीं भी जाते हैं, हम क्या बोलते हैं? कुछ नया बताओ, कुछ अलग बताओ, कुछ यूनिक चाहिए हमें। अब हम वो मोनोटोनियस चीजों से बिल्कुल थक गए। समझ में आया? जैसे मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं आजकल जब भी कोई चीज खरीदने जाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी चॉइस खराब हो गई है, कि मार्केट में वैसे प्रोडक्ट, मेरी पसंद वाले प्रोडक्ट आना बंद हो गए। समझ में आया? वो क्यों हो रहा है? क्योंकि अब आंखें सेट हो गई है, अपनों को हर बार कुछ नया चाहिए। अगर पिछली बार जो खरीदा है वही दूसरी बार दिख गया तो मैं नहीं खरीदूंगी। क्यों? क्योंकि भाई अपनों को तो वैरायटी चाहिए, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट इज नेसेसरी। ओके, नाउ प्राइस। In modern times, the customer expects availability of better quality of goods. जिस तरीके से बहुत ज्यादा वैरायटी हमें मिल गई है, तो उस तरीके से कंपटीशन भी काफी बढ़ गया है। अगर आप कोई चीज प्रोवाइड कर रहे हो और उसका प्राइस आपने बहुत ज्यादा लगा लिया और ऐसा सोच लिया कि भाई ये गुड मेरे पास ही और किसी के पास नहीं, तो प्लीज इस खुशफहमी में नहीं रहना। आप नहीं तो कोई और आप ही जैसा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देगा, और शायद हो सकता है वो कस्टमर को अच्छे प्राइस पे देगा। तो रिजनेबल प्राइस रखना बहुत जरूरी हो गया है। अब वो जमाना गया जब आप कस्टमर को लूट सकते थे। ओके, वी नीड अ रिजनेबल रेट। Therefore, utmost care should be taken while deciding the price of the product. क्योंकि जब इंसान कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो वो देखता है कि क्या उसका वर्थ है। देखो, अलग अलग सेक्शन है सोसाइटी में। कुछ सेक्शन ऐसा है जो जिसको चीजों का शौक होता है और चीजें खरीद रहा है। ठीक है, अब कुछ वो जो शौक वाला इंसान है, वो अमीर को भी हो रहा है शौक और गरीब को भी शौक हो रहा है। गरीब इन द सेंस मिडिल क्लास को भी हो रहा है शौक। अब हम क्या करेंगे? जब हम वो चीज के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, तो हम देखेंगे क्या क्या वो इतना वर्दी है खरीदने का, क्या उसके ऊपर इतना पैसा डालना कोई सेंस बनाता है? लेकिन अमीर का क्या है कि भाई अगर ये चीज अच्छी लगी तो हमने भाई ले लिया, वो चीज खत्म हो गई। ये तो क्या है, जहां नजर पड़ी वो चीज अपनी, अमीर का ही। पर वो जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है कि भाई इस पे नजर पड़ी, हम अगर अच्छी लगी तो वो चीज अपनी, चाहे उसका प्राइस जो भी हो, वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी बहुत कम है। हमें रेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे ध्यान रखना पड़ेगा, जो ये देखते हैं कि क्या उनका प्रोडक्ट वर्दी है, वो वर्थ देखने वाला सेक्शन ज्यादा है। ठीक है, तो उसके लिए रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा। द प्राइस डिसीजन इंक्लूड सेल्स पॉलिसी। आपकी सेल्स पॉलिसी कैसी है, क्रेडिट पॉलिसी कैसी है। आजकल हमारे वहां बहुत सारी फोर व्हीलर्स हो गई, इसका रीजन ये नहीं है कि हर कोई अमीर हो गया है, या आजकल हर घर में टू व्हीलर्स दो तीन पड़े होते हैं, उसका रीजन ये नहीं है कि लोग बहुत अमीर हो गए। उसका रीजन है बजाज फाइनेंस। लोगों को आजकल क्रेडिट पॉलिसी ज्यादा मिलने लगी, इस वजह से लोग उस तरीके से आप किश्तों में इजीली भर सकते हो चीजें। ठीक है, तो क्रेडिट पॉलिसीज देखते हैं। पॉलिसी रिगार्डिंग डिस्काउंट, डिस्काउंट किस तरीके से, आप दिवाली ले लो, आप ईद ले लो, कोई भी इनफैक्ट एंड ऑफ द सीजन हो जाता है, एंड ऑफ द वीक हो जाता है, आजकल हर दूसरे दिन डिस्काउंट। होलसेल और रिटेल से, एंड ऑल्सो कमीशन टू मीडिएटर एक्सेट्रा आर ऑल्सो कंसीडर। आपको सब कुछ कंसीडर करना पड़ेगा, कितना कमीशन पे करोगे आप, होलसेल पे कितना जाएगा, रिटेल पे कितना जाएगा। ये सारी चीज कंसीडर होने के बाद एक प्रॉपर प्राइस डिसाइड होता है। मतलब प्राइस जो है वो सबसे क्रुशियल है। सबसे क्रुशियल टाइम जो होता है वो होता है प्राइस डिटरमाइन करना।
फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स इंक्लूड डिसीजन रिगार्डिंग वेरियस वेज ऑफ सेलिंग, लाइक डायरेक्ट सेलिंग, आप कैसे कर रहे हो, डायरेक्ट सेल कर रहे हो, आप होलसेलर से सेल कर रहे हो, आप रिटेलर से सेल कर रहे हो, या किस तरीके से आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। आप डायरेक्ट सेल कर रहे हो, होलसेलर से सेल कर रहे हो, रिटेलर से सेल कर रहे हो, आप किस तरीके से उस जगह तक, आपके आपके गोडाउन से लेके आपके प्रोडक्शन हाउस तक आप किस तरीके तक कस्टमर तक पहुंचाते हो, ये कंसीडर करने वाला मतलब ट्रांसपोर्टेशन। डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स इज रिलेटेड टू द साइज एंड स्कोप ऑफ बिजनेस यूनिट। फिर आता है प्रमोशन। फिर आता है प्रमोशन। प्रमोशन एम्स एट रिमार्केबल इंक्रीज इन सेल। किस तरीके से बहुत ज्यादा सेल बढ़ाना है, वो काम प्रमोशन का होता है। इंक्लूड मैटर्स लाइक एडवर्टीजमेंट, आप किस तरीके से एडवर्टाइज कर रहे हो, किस तरीके से पब्लिसिटी कर रहे हो, कैसे आपका सेल्समैन आपके कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहा है, ये सारी चीजें प्रमोशन में आ जाएगी। दो प्रमोशन मिक्स इज एक्सपेंसिव, इट लीड्स टू इंक्रीज इन सेल, इट इंक्रीज इन सेल। भले प्रमोशन जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, पर उसकी वजह से बहुत ज्यादा सेल इंक्रीज होता है और इसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी भी हमारी बढ़ती है। समझ में आया? अब हम जाते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसे नाम कहता है ह्यूमन, और रिसोर्स मैनेजमेंट का रिसोर्स है ह्यूमन। एक every business unit takes care of its asset like land, building, machinery, furniture, and vehicles. Employee working in the business unit are its live asset. Therefore, it is necessary to take care of them. देखो, let's take a very real life example before I discuss with the business example. We live in a house, a very huge house, a bungalow. You may say a bungalow, where you have your cars, where you have your all the luxuries in the houses, whether it is AC or whether it is your washing machine or whether it is your automatically it closing curtains or your, or say maybe the door too. Okay, everything is important, and of course you would be taking care of it of with wholeheartedly. You would be have been taking care इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर। आप उसका बहुत ख्याल रखते होंगे, आप उसकी टाइम टू टाइम सर्विसेज लेते होंगे, आप उसका कुछ भी ऊपर नीचे होता होगा तो आप उसमें चेंजेस लेकर आते होंगे, ये सब बहुत जरूरी है। पर उस घर में, उस बंगलों में इन सारी लग्जरीज को एंजॉय करने वाले जो लोग हैं, पीपल है, आपका उनके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है। हम एक घर में रहते हुए भी शायद एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते। तो ये सारी चीजें जो है अगर लैक होगी तो कैन वी से दैट दैट हाउस इज अ होम? नो। समझ में आया? तो वो लाइव एसेट है। ये सारे ये बंगलो और ये सब कुछ तब अच्छा लगता है जब उसमें रहने वाले लोग भी अपने हो। अगर वही अपने नहीं है तो मजा नहीं आती रहने में, तो फैमिली नहीं कहलाती है। इसी तरीके से जब कोई बिजनेस सेटअप होता है तो बिजनेस में लैंड हो सकता है जरूरी, बिल्डिंग जरूरी है, मशीन, फर्नीचर, हर चीज जरूरी है। पर ये सारे तो असेट्स है, पर एक जिंदा असेट है बिजनेस का, वो है एम्प्लॉयज। और आप वो एम्प्लॉय का ख्याल नहीं रख रहे हो, आप वो एम्प्लॉय के जो आपकी ये सारी चीजों को एग्जीक्यूशन कर रहा है आप उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे हो, तो आपका बिजनेस अच्छे से नहीं चलेगा। Business objective can easily and successfully achieved if their needs are satisfied. Conducive environment is provided. अगर आप एम्प्लॉय की जरूरतें पूरी कर रहे हो, अगर आप उन्हें अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, आप उनका ख्याल कर रहे हो, आप उनको इंथुसिज्म, उनको इंकरेज कर रहे हो, आप लॉयल्टी, मतलब इस केयर से आप एंथुसियाज्म, मतलब अगर इस तरीके से आप उनका केयर लोगे तो आप उन्हें इंकरेज कर सकते हो, आप उनके लॉयल्टी अचीव कर सकते हो, आप सारे एम्प्लॉयज में वननेस महसूस कर सकते हो। इसकी वजह से आपकी जो वर्क एफिशिएंसी है वो काफी हद तक इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसीलिए वो ह्यूमन रिसोर्स जरूरी रहता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस व्हिच टेक्स इनटू कंसीडरेशन मैटर्स लाइक प्रोफेशनलिज्म अचीव करना, नॉलेज, इंटेलिजेंस, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, personal development, necessity, etc.
ठीक है, मतलब आप ये ख्याल रखो कि उनका नॉलेज क्या है, उनका प्रोफिशिएंसी क्या है, उनको क्या पसंद है, उनको क्या नहीं पसंद है, उनका पर्सनल डेवलपमेंट किस तरीके से होने वाला है। पर्सनल डेवलपमेंट आप कैसे दोगे? उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, उनको फर्दर एजुकेशन प्रोवाइड करके, उन्हें नई नई चीजें सिखाकर, उन्हें प्रमोशन करके, कुछ उनके काम में नया लाकर, इस तरीके से अगर आप उनकी पर्सनालिटी डेवलप कर रहे हो तो दे विल एंजॉय वर्क। ओके, employees integrate them with the business objective and channelize the business towards the path of success profit। आपके बिजनेस का सक्सेस तब पॉसिबल है जब आप उसके जब आप उस आपका एम्प्लॉय जो है वो खुश हो रहा है और वो दिल लगा के काम कर रहा है। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड डायरेक्शन टू एम्प्लॉयज, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट enables to accomplish business objective by way of integrating them with the individual objective business objective। मतलब generalizing your business objective with the individual objective। जैसे मैं बोलती हूँ ना कि अगर आप किसी एम्प्लॉय को ये कह दो कि भाई बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो शायद वो उतना अच्छे से काम नहीं करेगा। पर अगर आप उसको ये कह दो कि भाई तुझे आगे बढ़ाना है, तुझे आगे लेकर जाना है, अगर तू अच्छे से काम करेगा तो तुझे ये पोजीशन प्रोवाइड की जाएगी, तुझे ये रिकॉग्नाइजेशन दिया जाएगा, तो वो अच्छे से काम करेगा। तो ये एक्चुअली वो काम करेगा तो फायदा किसको होने वाला है? मोर और लेस ऑफ कोर्स बिजनेस को ही होने वाला है। उसके काम से फायदा तो बिजनेस को होने वाला है। पर हम क्या कर रहे हैं? इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को जनरल ऑब्जेक्टिव के साथ मर्ज कर रहे हैं। मतलब आप बिजनेस ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को जनरलाइज कर रहे हैं। दो ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। जब ये ऑब्जेक्टिव्स जो है वो जनरलाइज हो जाते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल आपका ऑब्जेक्टिव इजीली अचीव हो जाता है। Basic function of human resource management is to manage the employees as they are valuable asset of the business। आप उनको मैनेज करो। Fourth, it provides proper training and thus develops personnel for the job। आप उसको सही ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो और इसीलिए it develops personnel for the job। Personnel is basically employee। Human resource management evaluates performance of employees, place them at the right position। आप उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करो और उन्हें सही पोजीशन दो। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम हमारा बेस्ट दे रहे हैं पर हमें उस तरीके की पोजीशन और रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रहा। जब इस भावना से वो काम करेगा, अगर उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे काम का मुझे रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रहा, तो हो सकता है कि धीरे धीरे उस काम से उसका इंटरेस्ट उठने लग जाए। समझ में आया? तो पहला पॉइंट क्या है? सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, डायरेक्शन, ये सारी चीजें ह्यूमन रिसोर्स में आती है। दूसरा पॉइंट कहता है आप बिजनेस ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को मर्ज करके जनरलाइज कर दो। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि आप उन्हें मैनेज करो अच्छे से। किसको मैनेज करो? एम्प्लॉयज को मैनेज करो। फोर्थ पॉइंट कहता है उन्हें सही ट्रेनिंग दो और डेवलपमेंट करो। फिफ्थ पॉइंट कहता है उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करो और उन्हें सही पोजीशन दो बिजनेस में। सिक्स पॉइंट, एफिशिएंट मैनेजमेंट कैन रिड्यूस द लेबर टर्नओवर रेट। लेबर टर्नओवर रेट मतलब बिजनेस आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाना, मतलब आपके जो एम्प्लॉइज है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जो जाते हैं, दे लेफ्ट द जॉब्स, उसको बोलते हैं लेबर टर्नओवर रेट। ठीक है, और मतलब जो बहुत ज्यादा इंक्रीज, मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल हु आर लीविंग योर ऑर्गेनाइजेशन फ्रीक्वेंटली एंड गोइंग टू सम अदर प्लेस, तो लेबर टर्नओवर रेट इज हाई। But there are very less number of people who are leaving your organization and moving to other place, then labor turnover rate is low। ठीक है, इसे लेबर टर्नओवर कहते हैं। और टेक्निकल जार्गन ये भी है, एट्रिशन रेट। एट्रिशन, ATTRITION, एट्रिशन रेट, उसका मतलब भी ये होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के कहीं और जाना। And can maintain skillful employees for the longer period in company। As part of human resource management, conducive atmosphere is provided to employees, which ultimately boosts their enthusiasm and efficiency। The value of company are maintained and business objective are achieved। जब आप अच्छा एटमोस्फियर प्रोवाइड करते तो आपका एम्प्लॉय आपके बारे में अच्छा बोलेगा, और जब आपका एम्प्लॉय आपके बारे में अच्छा बोलता है ना, तो बाहर आपका बहुत अच्छा रिव्यू जाता है, एक बहुत अच्छी इमेज रिफ्लेक्ट होती है। पर अगर आपका एम्प्लॉय आपकी कंपनी के बारे में और आपके बारे में बुरा बोल रहा है, तो आपकी एक बहुत खराब इमेज मार्केट में जाती है। समझ में आया? ये है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मैं जाती हूँ इंपॉर्टेंस की तरफ। एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज टेंड टू इंक्रीज, इससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी बिजनेस का, बिजनेस की प्रेस्टीज मेंटेन होगी,
हायर स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज मेंटेन, क्योंकि वो खुश है ना तो अपना काम बेस्ट करेंगे, और बेस्ट काम करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। फीलिंग ऑफ वननेस, एम्प्लॉयज को यूनिटी और एक एकता महसूस होगी। हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा। लेबर टर्नओवर रेट कम हो जाएगा। जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा। एनहेंस का स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है, ENHANCED। एनहेंस मीन्स टू इंक्रीज। और फिर ड्यू टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एम्प्लॉयज गेट जॉब सेटिस्फेक्शन विच फाइनली टर्न्स इनटू एन एनवायरमेंट और इंडस्ट्रियल पीस। अगर जॉब सेटिस्फेक्शन है तो इंसान को इंडस्ट्रियल पीस महसूस हो सकता है, मतलब आप अच्छे से काम कर सकते हो। देखो हम भी खुश, ये भी खुश, और काम भी अच्छे से चल रहा है। समझ में आया? अब हम जाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ। फाइनेंस मतलब पैसा। पैसा इज अ लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। अगर पैसा नहीं है तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। ठीक है, चाहे आपको बिजनेस एस्टैब्लिश करना है, उसे डेवलप करना है, उसे एक्सपैंड करना है, उसे मॉडर्न करना है, आपको मनी की रिक्वायरमेंट होगी, आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, finance is like a lifeblood of business. No activity is possible without finance. Finance is required for the establishment, development, expansion, modernization of business. Financial management deals with finance function of business. Financial, जाहिर सी बात है उसके finance का काम ध्यान देगा। ठीक है, financial function means the function of acquisition, acquire करना, utilization, utilize करना, allocation, सही जगह पर allocate करना। This function must be in ideal and efficient manner. क्या? Acquiring, सही जगह से finance लो, उसे सही यूटिलाइज करो, और सही जगह पे वो कैपिटल को अलोकेट करो, सही जगह पे कैपिटल लगाओ। ठीक है, नाउ अगर सपोज करो कि मैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिल्कुल अलोकेशन ऑफ कैपिटल नहीं कर रही और मैं एडवर्टीजमेंट पे बहुत ज्यादा कर रही हूँ, तो मेरे पास कुछ प्रेजेंट करने लिए भी तो होना चाहिए ना। तो मुझे मुझे बैलेंस आना चाहिए कि एडवर्टीजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुझे किस तरीके से अपना कैपिटल अलोकेट करना है। समझ में आया? नाउ फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्लूडेड इन फंक्शनल मैनेजमेंट, सॉरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फर्स्ट, टू एस्टिमेट द फाइनेंशियल नीड, आपकी नीड्स की, फाइनेंस की नीड्स क्या है ये जानो। फिर फाइनेंशियल प्लान टाइम ड्यूरेशन के मुताबिक इतने से इतने टाइम तक इतना पैसा, ये सारा बजट प्रिपेयर करना, सही जगह पैसा अलोकेट करना, एक कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना और एक्विजिशन ऑफ कैपिटल करना, प्रोसीजर फॉर अक्वायरिंग द फाइनेंस, कहाँ से पैसा आना चाहिए, then to see that the acquired finance are properly utilized and to keep control over financial activity, ये देखना कि जितने भी रिसोर्स फंड्स है वो सही से इस्तेमाल हो। टू फॉर्म फाइनेंशियल पॉलिसी, आप फाइनेंशियल पॉलिसी फॉर्म करो। टू प्लान फॉर टैक्सेस, आप टैक्सेस प्लान करो, और अरेंजमेंट ऑफ असेट्स। ठीक है, ये सारी चीजें कब पॉसिबल है? जब आपके पास पैसा है। अब आता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या करता है? तो जो रॉ मटेरियल होता है उसको यूजेबल फॉर्म में बनाता है, उसे फिनिश गुड्स में बनाता है। ये कैसे पॉसिबल है? ह्यूमन एफर्ट से पॉसिबल है। अब डेफिनेशन देखो, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नेचुरल अवेलेबल रॉ मटेरियल। फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन, कन्वर्जन ऑफ नेचुरली अवेलेबल रॉ मटेरियल किसमें? इनटू कंज्यूमेबल फिनिश गुड्स। कैसे? विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स इज नोन एज प्रोडक्शन। आई रिपीट, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नेचुरली अवेलेबल रॉ मटेरियल किसमें? कंज्यूमेबल फिनिश गुड्स। कैसे? विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स इज नोन एज प्रोडक्शन। ऐसे याद करो डेफिनेशन, भूलने का सवाल ही नहीं उठता। Production management produces is goods and services which are capable to satisfy consumer need. Okay. Now meaning production management is a process which include production planning, production का planning, deciding अलग-अलग programs, maintaining coordination, directing and keeping control. Basically आपके सारे functions of management आ गए यहाँ पे। अब कौन से functions है वो? Production plan decide करेगा, प्रोडक्शन रिसर्च लेगा, सही प्रोडक्ट बनाएगा, मतलब प्रोडक्ट मिक्स, हम लोग ने ऊपर प्रोडक्ट मिक्स में पढ़ लिया, उसमें सब कुछ आ गया प्रोडक्ट के रिलेटेड। सही टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करना, रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ लोकेशन एज वेल एज लेआउट। लोकेशन और लेआउट का मतलब क्या है कि जैसे अगर आपने कभी देखा हो कि फैक्ट्री किस तरीके से प्रोडक्ट बनते हैं, या अगर आपने देखा हो तो वो देखते हैं कि भाई पहले यहाँ पे ये प्रोसेस हुआ, उसके बाद उसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो बिल्कुल उसके बाजू में होना चाहिए। फिर ऐसा नहीं हो रहा कि पहला प्रोसेस ये है
पहला जो स्टेप है वो यहाँ पे है, और उसके बाद वाला जो मशीन है या उसके बाद वाला जो लेआउट है वो तो आखिरी काम, वो तो आखिर में यूज होगा। जो सेकंड में यूज हो रहा है वो तो कहीं फिफ्थ सिक्स पोजीशन पे आपने रखा हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सही लेआउट क्रिएट करना है कि भाई यहाँ से प्रोसेस हुआ, नेक्स्ट जो मशीन है या नेक्स्ट जो एरिया या नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो सीधा उसका सेकंड स्टेप होना चाहिए। समझ में आया? ठीक है। To estimate required material and other needs for production. आप estimate करो material और दूसरी सारी needs for production. To have production control, production के ऊपर control रखना. To have quality control, quality control करना. To undertake activities to control expenditure or cost and to maintain and increase productivity. आप जितना भी खर्चा कर रहे हो और जो भी कर रहे हो उसे मेंटेन करो और उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करो। To introduce variation and simplification in production. आपका प्रोडक्शन प्रोसेस कितनी बेहतर तरीके से सिंप्लीफाई हो सकता है और कितना बेहतर हो सकता है, ये काम प्रोडक्शन मैनेजमेंट का। So finally we are done with our chapter 1. I know students, the chapter was very comprehensive, the chapter was very lengthy, but we took each and every topic very gradually and we tried to cover everything. And it is not that easier to cover every simple word which is given in your textbook. So, as always, I'll request to go through every single letter which is in your textbook. Okay. Now rest. If you have any doubts, we'll discuss in live interactive session. Thank you, students. Have a good day. Stay safe. Stay home.